मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह जी संधू से आग्रह करता हूं कि कृपया आएं और हम सबको अपना विद्वतापूर्ण, स्नेहपूर्ण और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला मार्गदर्शन प्रदान करें। इस अधिवेशन में उपस्थित हमारे साथ सहकार्य करने वाले बंधु भगिनी तथा मंचासीन कार्यकर्ता बंधुओं, कल से ही हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं और हमारा जो भारत विकास परिषद है ये सब प्रकार का संपन्न परिषद है। तो एक बार गुरु नानक देव जी एक तीर्थ स्थान पर पहुंचे, वहाँ पहले से ही बहुत सारे संत थे। तो जो उनके संतों के जो लीडर थे उन्होंने उनको मैसेज भेजा कि भाई पहले से ही बहुत हैं, आप भी आ गए हो, क्या करना चाहिए। तो पहले के लोग इशारों में ज़्यादा बात करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दूध का ऊपर तक भरा हुआ कटोरा गुरु नानक देव जी के पास भिजवा दिया। तो गुरु नानक देव जी ने उसको देखा, बोले ठीक है, एक चमेली का फूल तोड़ा और कटोरे के ऊपर रख दिया, बोले इसको ले जाओ। वो ले गए। गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना थे। बोले गुरु जी उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मैसेज भेजा है कि हमारे पास पहले से ही बहुत विद्वान हैं, आपके लिए जगह नहीं है। तो हमने चमेली का फूल ऊपर से रख दिया कि बोले ये दूध के ऊपर ही रहेगा, जगह लेगा नहीं। ऐसे कभी कभी हमारे पास भी अवसर आ जाते हैं। अभी पिछले सत्र में आपने भारत विकास परिषद के संगठनात्मक और जो भी संदेश हो सकते हैं माननीय विक्रांत जी से बहुत अच्छे ढंग से आपने सुन लिया, इसलिए मैं उस लाइन पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात है मन में कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कहा गया एक जगह कि हम एक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। ये जो हमारी अनेकता में एकता है, इसकी अभिव्यक्ति कहाँ हो रही है और इसकी अभिव्यक्ति करने के लिए कितने प्रकार की शक्तियों को हमने संबल देना है। कोई भी एक शक्ति छूट गई तो पता लगा हम राष्ट्र को जहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो चेन ही नहीं बनी। तो जब किसी चीज़ की कड़ियाँ जुड़ती हैं तो ये महत्व नहीं होता कि कड़ी कौन सी ऊपर है और कड़ी कौन सी नीचे है। जब उनको जोड़ा जाता है तो अंततः वो गोला बन जाता है, घेरा बन जाता है, फिर ऊपर नीचे नहीं रहता। तो कौन सी कड़ी किससे जुड़ी? तो सत्य है कि सबसे ऊपर की कड़ी जब सबसे नीचे से जुड़ेगी तभी वो जंजीर पूरी होगी। इस स्थिति में हम लोग भारत विकास परिषद के कार्य में लगे हुए हैं। बड़े बड़े अनुभवी कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते 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 ऐसा नहीं है कि सबका अनुभव नहीं है। लेकिन हमारा अनुभव है कि हमको अपने अनुभव बार बार बताने पड़ते हैं। करत करत अभ्यास थे, ऐसे एक बार में तो हो नहीं जाता। हम सोचते हैं कभी कभी तो बुद्धि आगे निकल जाती है, शरीर साथ चलता ही नहीं है। मन में तो होता है हमने यही किया, करते नहीं हैं। उसके लिए अभ्यास बनाना पड़ता है। अभ्यास कैसा है? हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के प्राणी होते हैं, नभचर, जलचर और थलचर। और कुछ लोग होते हैं उभयचर, जल में भी चल लेते हैं, थल में भी चल लेते हैं, आकाश में भी उड़ लेते हैं, कई जगह कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी महत्व होता है सहचर। साथ कौन चला? कोई आकाश में उड़ गया, कोई जल में निकल गया, कोई थल में भाग गया,
हमारे साथ कौन, जो हमारे साथ है वो हमारा कार्यकर्ता है। और साथ कैसा होता है, हम लोग जब संगठन में काम करते हैं बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आती हैं, और उल्लास में कई बार जब हम हाथ उठाते हैं तो पड़ोस में कोहनी लग जाती है। हम तो खुशी में नाचे और उसने समझा मार दिया। ऐसा संगठनों में हो जाता है आपस में। ऐसा कब होता है कि कुछ शब्द हैं हिंदी के, एक शब्द है प्रतियोगिता, एक शब्द है प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदी कौन होता है? जब दो टीमें आमने सामने होती हैं, एक दूसरे का मुंह आमने सामने होता है, उसको कहते हैं प्रतिद्वंदी। जैसे कबड्डी की टीम आपस में आमने सामने है तो वो कबड्डी जोश से खेलते हैं, हराने की भावना रहती है तो प्रतिद्वंदिता हो जाती है। लेकिन एक दूसरी भी भावना है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में आवश्यक नहीं है कि दोनों के मुंह आमने सामने हो, एक ही दिशा में भी भाग सकते हैं। 100 मीटर की रेस, प्रथम द्वितीय तृतीय सब अलग अलग आएंगे, वो होते हैं प्रतिस्पर्धी। हम भारत विकास परिषद के लोग ना तो प्रतिद्वंदी हैं ना तो हम प्रतिस्पर्धी हैं, हम लोग वास्तव में सहचर हैं, सब मिलके चलते हैं। ये अगर हमारे मन में भावना होती है तो फिर एक इकाई में हमारे 25 हैं कि 40 हैं तो चिंता का विषय नहीं होता। चिंता का विषय तब होता है जो 40 में से 15 कहें कि मेरा तो नंबर नहीं आया, तो अलग बना ले क्या। जब वो अलग बनाने की सोचता है तो वहां वो प्रतिस्पर्धी हो जाता है। वो नेगेटिव, आमने सामने नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिस्पर्धी में भी एक अलग सी महक आने लगती है। हम उससे बचेंगे। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य हमने लिया है वो बिना सहचर के नहीं हो सकता। इसलिए हम जिस मंत्र को दोहराते हैं, विभिन्न संगठनों में वो मंत्र एक साथ दोहराया जाता है और हम लोग भी गाते हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम साथ साथ चलने के आदी हैं। दौड़ना पड़े साथ साथ दौड़ेंगे, तेज चलना पड़े साथ साथ चलेंगे, स्लो मार्च करना है साथ साथ करेंगे। यह हमारी खूबी है, तब हम संगठन हो जाते हैं। एक पुराना फिलोसफर था, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ या ऐसे कुछ नाम था, विलियम्स करके। उसने एक पुस्तक लिखी, द डिफरेंट ड्रम्स। और डिफरेंट ड्रम्स का उसने जो सार बताया, उसमें बताया कि मैं और मेरी पत्नी, एक छोटा बच्चा, हम 30 साल तक साथ साथ रहे। 30 साल बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद आज हम परिवार बने। 30 साल तक साथ साथ रहे, बच्चे भी हो गए, परिवार की अनुभूति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो उसमें वर्णन करते हैं कि मेरी पत्नी का और मैं जब ऑफिस से आता था, पत्नी गृहिणी थी, ऑफिस से आता था तो मैं उसको देखता था, पानी देने के लिए नहीं आई है लेकिन बच्चे के साथ है, तो उसको कहता था तुम क्या हो जो फूल सूंघने बैठती हो तो फूल ही सूंघती रहती हो, तुम्हें समय का अंदाजा ही नहीं। थोड़ा समय का भी ध्यान रखो, किस समय क्या करना है। वो उनको कहती थी आप भी क्या फिलोसफर है, जब भी देखो घड़ी की सुई के साथ ही बंधे रहते हो। जो काम करना घड़ी से ऐसे, जो काम करना घड़ी से ऐसे, कभी घड़ी से बाहर आओ। यह सब करते करते हमारी नोक-झोंक चलती रहती थी। लेकिन अचानक जब मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है और वो अब स्वयं अपने निर्णय लेने लगा है, उस समय मैंने महसूस किया इसको तो मैंने नहीं पाला। ये जो घड़ी को जानती नहीं, घड़ी से समझी नहीं, उसके साथ चली नहीं, ये अगर पला है तो इसी ने पाला है। और जब मेरे को ये समझ में आया तो मुझे लगा वो आज परिवार बन गए, पत्नी का महत्व समझ में आ गया। तो कभी कभी हम लोग बहुत समय तक साथ साथ रहते हैं और संगठनों में काम करते हैं। संगठन बने क्या? संगठन बनने के लिए
महत्व तो दूसरे को ही देना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, पंजाब की घटना है, परम पूजनीय सरसंघ चालक उस समय सुदर्शन जी थे और बैरिस्टर थे हमारे साथ, एक राष्ट्रीय सिख संगत के कार्यक्रम में आए। मैं उस समय राष्ट्रीय सिख संगत का महामंत्री था। तो एक बड़े फंक्शन में गए, वो जो बैरिस्टर साहब वो क्षेत्रीय संगत चालक, उनको सम्मानित करना था, लेकिन उनसे सरसंघ चालक जी को सम्मानित करवाना था। तो हमारे यहाँ रहता है वो केसरी पटका देते हैं गले में डालने के, सिरोपाव कहते हैं, उसको दिया जाता है, जिसके गले में पहनाया जाता है, वो एक अच्छा सम्मान माना जाता है। तो वो जो बैरिस्टर साहब थे, उनके हाथ में वो पटका पकड़ा दिया। हम समझते हैं कि वो जानते हैं, मैं उनके साथ खड़ा था, बहुत देर तक वो देखते रहे। हम सबके गले में केसरी पटके पहले से थे, माननीय सुदर्शन जी के नहीं था और उनके नहीं था। कार्यक्रम ये था कि इन्होंने माननीय सुदर्शन जी को पटका पहनाना है, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो क्या हुआ, बहुत देर देखते रहे, बोले सबके गले में है, उन्होंने अपने गले में डाल दिया। मन में तो कुछ गड़बड़ नहीं, व्यवस्था में तो कहीं गड़बड़ हो गई। हम समझते हैं कि हम सब समझते हैं, सामने वाला समझता है क्या? अगर हम उसकी समझ से भी चलें तो ये समझ पूर्ण हो जाती है। मैं पहले भी कई बार बताता हूँ उदाहरण, क्योंकि यहाँ वो उदाहरण देना अनुकूल पड़ जाता है। हम बहुत विद्वान हैं, दूसरा कम है क्या? एक सज्जन को ये शक हो गया कि उसकी पत्नी ऊंचा सुनती है। वो डॉक्टर के पास जाता है कि साहब डॉक्टर साहब जरा दवाई चाहिए। बोले हाँ क्या बात? बोले मेरी पत्नी ऊंचा सुनती है। तो बोले कोई बात नहीं, ले आओ, कहाँ है? बोले नहीं उनको तो बताना भी नहीं है, बताएंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। तो बोले तो ऐसा कैसे होगा, कितना ऊंचा सुनती है, ऐसा कैसे होगा? बोले साहब एक तरीका है, आप घर जाओ और पत्नी को 25 कदम से कोई बात कहो, नहीं सुने तो 20 कदम से कहो, फिर भी ना बने तो 15 कदम से कहो, घटते जाओ, मुझे तो आगे बताओ कितना ऊंचा सुनती है। तो बोले हाँ ये ठीक है। वो घर जाता है, दरवाजे पर ही अपनी पत्नी को आवाज देता है, भाग्यवान नाश्ता तैयार है क्या? नो रिएक्शन। 5 कदम आगे बढ़ता है, भाग्यवान नाश्ता तैयार है क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं। तीसरी बार 5 कदम और आगे कहता है, भाग्यवान नाश्ता तैयार है क्या? तब उत्तर आता है, 3 बार पहले बता चुकी हूं, बहरे हो क्या? अब लगा कि कुछ तो गड़बड़। हम क्या समझ रहे, दवाई किसकी लेने गए हैं, आवश्यकता किसको है? क्या संगठन की टीम मिल बैठकर किसको दवाई चाहिए सोचती है? आपस में अगर हम एक टीम की तरह काम करते हैं, हम संगठन को आगे ले जाते हैं। माननीय विक्रांत जी ने भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर एक एक चीज को समझाया है। देखिए सरलता किस चीज में है, हमारा एक मिशन भी तो होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज टुकड़े में करते हैं, क्या उसका कोई चित्र बनता है? एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके पास कुछ लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने भारत के नक्शे को फाड़ा, कई टुकड़े कर दिए और रख दिया। अब भारत का नक्शा, उसमें कोई चित्र नहीं है, खाली रेखांकन है बाहर का बॉर्डर, और कहा बहुत बड़े विद्वानों जरा इसको जोड़ो। अब हम जानते हैं कई टुकड़े तो बीच में होंगे जिसमें कोई लाइन ही नहीं होगी, जो बॉर्डर पे आ जाएगा उसमें तो रेखांकन होगा। तो जोड़ते रहे, घंटा बीत गया, नक्शा जुड़ा ही नहीं। तो उन्होंने पूछा जुड़ा? बोले नहीं जुड़ा, समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा किधर से जोड़ रहे हो? बोले भारत को जोड़ रहे हैं। बोले फिर इस नक्शे को पलट दो, इसके पीछे एक आदमी बना है, वो तो आपसे परिचित है, उसको जोड़ो। तो जो नक्शा पलटा और आदमी का पूरा शरीर सामने आ गया, सारे कागज जुड़ गए। उसको जोड़ने के बाद उल्टा कर दिया, भारत जुड़ गया। कभी कभी हमारे सामने जोड़ने की चीजें बड़ी अदृश्य होती हैं, लेकिन अगर कोई नक्शा सामने है तो उसके आधार पर हम बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। हमारे सामने नक्शा क्या है? हमको भारत विकास परिषद खड़ा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी?
शताब्दी के वर्ष में डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के बारे में परम पूज्य सरसंघ अलग जी बहुत कुछ बोल गए। ये हमारी आवश्यकताएं हैं। तो फिर इतने सारे संगठन क्यों खड़े किए हैं? वो कौन सा चित्र है जिसको हम साकार करना चाहते हैं, और वो कौन सी विपत्ति है जो कितने समय से आ रही है, आज भी है, आगे कब तक रहेगी? हमने उसकी म्याद क्या तय करनी है कि इसको कब तक खत्म करना है। जैसे कल अर्जुन राम मेघवाल जी ने बड़े इशारों में सबकी म्याद बता दी, कोई 100 साल, कोई 50 साल, और वो होता भी चला गया। हमारी भी कोई म्याद है, हमारी म्याद है। अगर हम उस विचार को समझ जाएंगे तो हमारी म्याद तय हो जाएगी। इस देश के अंदर कभी भी ऐसे झगड़े नहीं रहे जिसको हम जातियों में तय कर सकें। एक उदाहरण देता हूं कि राम जन्मभूमि मंदिर, हमको शायद समझ में आता है कि ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। अगर ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष था और हिंदू मुस्लिम समस्या थी, तो सारे हिंदू एक तरफ और सारे मुस्लिम एक तरफ क्यों नहीं हुए? आप जानते हैं बहुत सारे मुस्लिम राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, बहुत बड़ा हिंदू समाज राम जन्मभूमि के विरोध में था। इसका मतलब राम जन्मभूमि समस्या भी हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं थी। क्या समस्या थी? समस्या हमारे शास्त्रों में, हम शास्त्रों द्वारा बताई गई जीवन पद्धति, हमारे विचार वहां थी। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के अंदर बैठे। हम सब जानते हैं 1962 में चीन ने आक्रमण किया और वो बहुत सारा सियाचिन का हिस्सा हजारों किलोमीटर चीन ने हड़प लिया था। ये जब चर्चा उठी और सदन बैठा तो मेरठ के डॉक्टर भाई महावीर सांसद थे। उन्होंने सदन में नेहरू जी से प्रश्न किया कि पंडित जी, आपने सदन को गुमराह किया है। तो उन्होंने कहा, आप बैठ जाइए, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कैसे गुमराह किया है? तो उन्होंने कहा, आपने पूरे देश को ये बताया ही नहीं कि चीन ने भारत का इतना बड़ा हिस्सा हड़प लिया है। तो पंडित जी ने कहा कि आप बैठ जाइए, आपको कुछ पता नहीं है, जो हिस्सा चीन ने ले लिया है उस पर घास का एक तिनका भी नहीं होता। ये रिएक्शन था। तो उनसे रहा नहीं गया, वो अपनी सीट पर बैठे ही नहीं, सदन में टोपी उतार दी सिर से और बोले, पंडित जी, मेरे सिर पर भी एक घास का तिनका नहीं है, लेकिन किसी की क्या मजाल के मेरे सिर पर आके कदम ताल कर सके। जब ये उत्तर मिला तो सदन में मौन छा गया। ये प्रश्न उत्तर क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारे देश का नेतृत्व इस देश को भूमि मात्र मानता था, और जिसने प्रश्न किया वो कहता था, नहीं, उल्टा करो, मातृभूमि, भूमि मात्र नहीं, मातृभूमि, सीधा कर लो इसको। तो उस समय सदन का नेतृत्व जो देश को भूमि का टुकड़ा मानते हैं और देश के अंदर जनता जिसको दर्द है वो मातृभूमि मानता है। आगे चल के हम देखते हैं हमारे देश में शिक्षा विभाग आगे बढ़ता है और हमारे शिक्षा विभाग ने हमको पढ़ाना शुरू किया हमारे ही कल्चर के बारे में, बादशाह राम बेगम सीता। 1954 तक हम ये पढ़ते थे, बादशाह राम बेगम सीता। फिर बड़ी क्रांति आई साउथ में, आगे चलकर हिंदी विरोधी आंदोलन चला। कुल मिला के देश में हलचल तो थी कि हम जा किधर रहे हैं, आजाद तो हो गए, हमारा टेक कौन सा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर जा रहे हैं। ये जब हलचल होती है तो उस समय ध्यान में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए बादशाह राम और बेगम सीता। फिर आगे चल के कहा कि नहीं, राजा राम और रानी सीता, इतना परिवर्तन हो गया। इतने वर्ष गुजर गए, हमारा देश ये नहीं संभाल सका कि और सम्मान दिया जा सकता है क्या? क्या कारण है कि कुछ ही वर्षों के बाद वो बादशाह राम बेगम सीता, वो राजा राम रानी सीता अब है भगवान राम माता सीता? क्यों? वो विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार। वो जो डॉक्टर भाई महावीर का कष्ट था वो नगण्य संख्या थी। मन में विचार बहुत अच्छा, संख्या बल नहीं, वो संख्या बल तभी से बढ़ना शुरू हुआ।
तभी से भारतवर्ष में विभिन्न संगठन खड़े होने शुरू हो गए। संघ को भी चेतना आई कि नहीं नहीं नहीं, हर पक्ष में काम करना है, गरीब से गरीब में भी काम करना है, अमीर से अमीर में भी काम करना है, लेकिन अभीष्ट एक ही है, वो जो मातृभूमि है उसका गौरव करने के लिए हमारे कौन कौन से अंग कमजोर हैं उसको शक्ति प्रदान करना। उस शक्ति प्रदान करने में हमारे हिस्से क्या आया? हम स्प्रिंग का ऊपर का हिस्सा है। साइकिल पर, रिक्शा पर जब स्प्रिंग लगे होते हैं तो हम जानते हैं बैठता तो आदमी ऊपर है, लेकिन दबाव तो नीचे वाले पे भी पड़ता है, बराबर का पड़ता है। अनुभूति उसको भी होती है। अनुभूति करता कोई है और महसूस किसी को होता है और किसी को पता भी नहीं होता कहाँ से दबाव आ रहा है, नहीं पता होता। फिर संगठनों ने विचार किया कि नहीं नहीं, इस दबाव को खत्म करना चाहिए, सारे भारत के नागरिक एक जैसे हैं, एक भाव अगर लाना है तो मातृभूमि की फीलिंग, ये जो अनुभव है सबके अंदर साझा होना चाहिए। इस रूप में हम आगे बढ़ते चले गए। वैचारिक भिन्नता हमारे देश के अंदर बराबर बनी रही। हमारे अंदर शिक्षा विभाग के अंदर ऐसे परिवर्तन हुए। आगे चल के हम देखेंगे। फिर कहा कि गौ से गणेश पढ़ाया जाता था, तो कुछ लोगों को लगा नहीं ऐसे कैसे हो गए, तो समाजवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है, सभी का सम्मान होगा, गणेश तो एक के हैं, बोले ये तो नहीं चलेगा। तो बड़े आसानी से मान लिया अच्छा गणेश जी को हटाओ, उनको भी सांप्रदायिकता के रंग में ले लिया। क्या रखना चाहिए? तो समझ में आया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या रखते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा गौ से गधा होता है, वो सरलता से मिल जाता है। कुछ दिनों तक हमारे देश में गौ से गधा पढ़ाया गया। फिर विद्वानों की बैठक हुई, बोला भाई ये गणेश जी ना बने और गधे बने, ये स्वीकार है क्या? तो बोले ना ये तो स्वीकार नहीं है। तो बोले क्या करते, जल्दी में हो गया। बोले फिर क्या करना चाहिए? अच्छा ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ऐसा करो जो कुछ भी ना करे। तो क्या हो? गौ से गमला। आज तक पढ़ रहे हैं, आज तक क्या पढ़ते हैं? गौ से गमला। हमारा विकास वहां से होते होते यहाँ तक आ गया। हम वैचारिक भिन्नता में कहाँ से कहाँ तक गए। हम मातृभूमि भी नहीं बन सके, भूमि मात्र रहे। आज हमारा देश करवट बदल रहा है। आज हमारे अंदर वैचारिक सिद्धता इतनी है कि हमारी अनुकूलता इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी ने गुरुजी की बंच ऑफ थॉट गोलवलकर जी की पढ़ी हो, उसको हिंदी अनुवाद है विचार नवनीत, अगर उसको पढ़े हो तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है, उन्होंने बड़े आसानी से समझाने की कोशिश की है। यानी कितने वर्ष पहले, 50-60 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तक, उसमें उन्होंने आज के दृश्य का वर्णन किया है। दूरगामी, जैसे विवेकानंद जी ने आंखें बंद की, 100 साल आगे का सोच लिया, गुरु जी ने भी चिंतन किया होगा, 50 साल आगे का बता दिया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, जो संगठन को हम चला रहे हैं ये संगठन एक दिन इतना प्रभावी होने वाला है कि इसके साथ जुड़ने के लिए लोग लालायित रहेंगे और इसको सीढ़ी मानकर चढ़ने की कोशिश करेंगे। 50 साल पहले जब संगठन को कोई पूछता नहीं था, हम लोग जब नेकर पहन के शाखा जाते थे तो सोचते थे इस मोहल्ले से जाएंगे तो लोग गालियां देते हैं, पत्थर भी मारते हैं, इधर से जाना सुरक्षित है, तो अपने आप को सुरक्षित होकर शाखा जाते थे। वो काल भी हमने देखा है। आज हमने वो काल देख लिया जो हमारे महापुरुषों ने पुस्तकों के अंदर लिखा कि परिश्रम करोगे परिणाम तो निकलेगा। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमने हर प्रकार के वातावरण को बदलने की ठान ली। आज हमारा देश कहाँ खड़ा है, मैं इस विषय को लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, मैं दूसरी ओर उसका दूसरा अध्याय छेड़ना चाहता हूँ आपके मनन के लिए। कुछ वर्ष पीछे चले जाइए, मुगलों का राज था। मुगलों का राज था तो मुगलों का राज होने से क्या फर्क पड़ता है, राज किसी का भी हो, हम लोग ठीक ठाक होने चाहिए। वो कहती थी ना मंत्रा, को निर्भर हो ही हमें कहा हानि, चेरी छाड़ हम हो ही ना रानी। मेरी स्थिति में तो कोई अंतर पड़ने वाला, कोई राजा हो जाए, पड़ता है भाई, फर्क तो पड़ता है कि कोई को निर्भर हो। तो कैसे फर्क पड़ता है? जब मुगलों का राज्य था तो मुगल लोग हर हालत से हिंदुस्तान पर अत्याचार करते थे और वहां के नागरिक सहते थे। कितने कितनी चीजें सही हैं, तब लोगों को लगा कि कुछ तो होना चाहिए। तब वो जो गुरु परंपरा हमारे यहाँ चल रही थी उधर की ओर उनका ध्यान दिया कि इधर कोई है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी सामने आए और उन्होंने खालसा खड़ा कर दिया। तो खालसा खड़ा करना क्या,
वक्त की आवश्यकता थी समाज को बहादुर पेश करना और एकता के रूप में बांध देना, और जो पिछड़े हुए लोग हैं, अशक्त लोग हैं, उनकी रक्षा का कवच बन जाना, ये उस समय की आवश्यकता थी। उन्होंने खड़ा कर दिया। वो जो खालसा खड़ा हुआ मुगलों के काल में, तो सामान्य परिवर्तन क्या होते हैं? सामान्य परिवर्तन हुए होते हैं कि खालसा को देखते ही समाज के अंदर एक बड़ा संतुष्टि का भाव पैदा होता था कि वो ये है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन के अंदर एक संतुष्टि होती थी। और मुगलों के अंदर क्या रिएक्शन होता था? ओह, अगर ये खालसा है तो हम कुछ कर नहीं सकते, पहले इनसे निपट लो। तो समाज तो अलग हो गया, खालसा और मुगल सत्ता में संघर्ष शुरू हो गया। और संघर्ष इतना शुरू हो गया कि एक एक खालसा के सिर की कीमत लगाने लग गई। और सिर की कीमत क्या थी? सिर के केश। और जो केशधारी है उसको पकड़ो, 2 आना 8 आना, उसकी सिर की कीमत लग गई। और लोग मारे जाने लगे। इस चक्कर में कई सन्यासी मारे जाने लगे कि वो भी केस रखते थे। तो वहां से मुंडन प्रथा भी शुरू हो गई। नहीं, कम से कम इससे तो बचो, केस मत रखो। तो वो जो मुगल काल में देश के अंदर हो रहे अनाचार अत्याचार को रोकने के लिए खालसा खड़ा किया था, खालसा की पहचान क्या थी? केश उसकी पहचान थी। तो एक समय मुगलों के समय में ऐसा आया जब केश भारत की अस्मिता की पहचान बन गई। भारत की क्या पहचान है वो केशधारियों में देखने लग गए। एक लंबा समय गुजर गया। हम जानते हैं मुगलों के बाद फिर अंग्रेज आ गए। जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय भी लगा कि शासन तो हमारे हिसाब से होना चाहिए और भारत के लोगों पे होना चाहिए। तो भारत के लोगों पे हम मनमाना कैसे कर सकेंगे? ये कब तक चलेगा? और कोई तो खड़ा हो। तो फिर एक नारा सहज ही खड़ा हो गया, वंदे मातरम। जब कहीं थोड़ा सा भी वंदे मातरम स्वर सुनाई देता था, समाज उसको घूम कर देखता था। क्यों? अरे ये जो वंदे मातरम कह रहे हैं, जब तक ये वंदे मातरम कहने वाले हैं, अंग्रेज हमारा कुछ नहीं कर सकते, सत्ता कुछ नहीं कर सकती। तो जहां वंदे मातरम का नारा निकला, उसके पीछे लाइन बनाकर लोग वंदे मातरम कहते हुए चलना शुरू हो गए उसके समर्थन में। अंग्रेज चिंतित हो गए कि हम जब तक ये वंदे मातरम कहने वाले जगह जगह है, हम अपने प्लान से कुछ कर नहीं सकते। क्या करना चाहिए? पहले ये वंदे मातरम कहने वाले से निपटो। तो समाज फिर एक तरफ, और अंग्रेज और वंदे मातरम, इनमें संघर्ष होता है। हम जानते हैं आगे चल के कांग्रेस भी 2 हिस्सों में बटी, गरम दल और नरम दल। जो वंदे मातरम और क्रांतिकारी संघर्षशील, उनके पीछे समाज खड़ा होने लग गया। उनके प्रति इतनी आस्थाएं हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई कि जब तक ये वंदे मातरम है तब तक हम सुरक्षित हैं समाज के अंदर। तो एक अंग्रेजों के काल में वंदे मातरम भारतीय संस्कृति और सुरक्षा की पहचान बन के खड़ा हो गया। तो आज तक हम वंदे मातरम को उतना ही सम्मान देते हैं कि देश की जो पहचान है वो वंदे मातरम है। एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज भी चले गए। अब अंग्रेज चले गए तो सत्ता तो हमारे हाथ में आ गई। वो भूमि मात्र और मातृभूमि का झगड़ा जारी रहा। हम सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ। तो लोग कहें क्या हुआ? हमारे देश में हमारे मान बिंदु, हमारे अस्तित्व, हमारी आस्थाएं, इनकी भी सम्मान नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए? सत्ता बेशक भारतीय थी, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो चुभती थी। इसलिए चुभती थी तो लोगों को फिर लगा नहीं, भारत की संस्कृति से खिलवाड़, भारत के मान बिंदुओं का अपमान, यह हमारी संस्कृति नहीं सहेगी। इसके लिए फिर लोग खड़े होने लगे। फिर एक देश की पहचान बन के एक नारा खड़ा हुआ, उसको आज भी हम बोलते हैं। वो था, नारा था जय श्री राम। आज भी बोलते हैं जय श्री राम। जोर से बोलिए, जय श्री राम। तो जैसे ही ये जय श्री राम का उद्बोधन होता था समाज के अंदर, फिर वो चिंतन शुरू हो जाता था। सामान्य समाज सोचता था ये जय श्री राम कहने वाले जब तक हमारे सामने हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत की पहचान है। और जो सत्ता थी, वो सत्ता हमारी होते हुए भी उनको लगता था कि ये जय श्री राम बोले इससे जब तक निपटेंगे नहीं, हम शासन कैसे करेंगे? गोलियां चला देते हैं कार से ऊपर, क्योंकि सत्ता में जाना उनका काम है, जय श्री राम कहना हमारा काम है। तो ऐसे निर्दोष लोगों पर वो हमारी सत्ता होते हुए गोली चलाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि भारत की वैचारिक भूमि क्या है। हम भूमि मात्र रहेंगे कि हम मातृभूमि कहेंगे, ये तय नहीं हुआ। तो जय श्री राम का नारा चल गया।
आज भी वो नारा चलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देश के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कुछ वर्षों से कि लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ना तो खालसा की जरूरत पड़ रही है और ना तो वंदे मातरम कहने की जरूरत पड़ रही है और ना तो अब जय श्री राम जरूरी थोड़ी हर जगह बोलो, अपने आप ठीक होने लग गया है। ऐसी अनुभूति हम सबके मन में है कि नहीं है? ऐसी अनुभूति है। जब ऐसी अनुभूति हमारे मन में आती है, हमारा जोश बढ़ता है। हम संगठन के लोग सोचते हैं कि जिस कारण से हमारे विविध संगठन खड़े हुए हैं, जो हमको लक्ष्य दिया गया था कि भारत के अंदर ये माहौल बनाना है, ऐसी जागृति खड़ी करनी है, उस जागृति की मिसाल अब खड़ी हो गई। अब तो ध्यान क्या देना है कि वो मशाल के अंदर घी की जरूरत कब कितनी है वो डालते रहना। मशाल तो जल गई। इस समय जो हम गुजर रहे हैं, इस युग में जो गुजर रहे हैं, ऐसी वैचारिक सोच वाले लोग भारत के अंदर अभी भी हम दो ग्रुपों में हैं। एक वो जो भगवान राम को भगवान राम नाम मानकर बादशाह राम मानते हैं, एक वो जो इस देश की धरती को खाली भूमि मात्र मानते हैं। ऐसी विचारधारा वाले लोग और हम जो भारत को मातृभूमि मानते हैं, माता भूमि पुत्रों पृथिव्याः और वयम राष्ट्रे जात्र्याम। ये तो सही है कि हमारी मातृभूमि है और हम उसके पुत्र हैं, पृथ्वी है, लेकिन हम राष्ट्र में अगर जागृत नहीं रहेंगे फिर पोजीशन में वही हो जाएंगे। तो हमको जागृत रहना है, इसलिए हमारा मातृ संगठन सोचता है कि जागृति के लिए समाज में जितने भी वर्ग, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, सभी में संगठनों को काम करना चाहिए ताकि सामाजिक जागृति बनी रहे। उस सामाजिक जागृति के एक अंश के रूप में हम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ NCR 1 का अधिवेशन कर रहे हैं, इस जागृति, इस मैसेज को देने के लिए। जैसे विक्रांत जी ने भी कहा कि वहाँ जाके आचार की चर्चा नहीं करनी, चर्चा तो कुछ और करनी है। तो चर्चा क्या करनी है, वो कौन सा मंत्र है जिसको हमको लेके जाना है, वो जब जब ध्यान में आए हमने उसी में लगे रहना है। उस मंत्र का अगर हमें स्मरण रहता है तो हम लोग भारत विकास परिषद के सफल कार्यकर्ता हो जाते हैं। फिर हमको पता लगता है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। फिर हमको पता लगता है कि दो लोगों में मनमुटाव है, उसके साथ बैठना है। मनमुटाव के लिए पदों का वितरण नहीं करना है। ये सब हम ध्यान में रखते हैं। जब हम ऐसा ध्यान में रखते हैं तो एक मूलभूत अंतर समझ में आता है। कभी कभी संगठन में काम करते करते लोगों को राजनीति और समाज नीति में अंतर नहीं समझ में आता, दोनों को बहुत दूर तक एक ही समझते जाते हैं, लेकिन मूलभूत अंतर होता है। अगर उस अंतर को समझना हो तो हम संगठन के कार्यकर्ता जो पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ते हैं कि भी साथ आ जाए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले आगे वाले का हाथ पकड़ते हैं कि मैं वहां पहुंच जाऊं। मूलभूत अंतर है कि आगे वाले का हाथ हम नहीं पकड़ते, हम अपने साथ लाने के लिए पीछे वाले का हाथ पकड़ते हैं। जब हम पीछे वाले का हाथ पकड़ते हैं तो वास्तव में वो समाज होता है। हम समाज का हाथ पकड़ते हैं। हम समाज को श्रेणीगत रखते हुए, विभाजन नहीं कर रहे, श्रेणीगत रखते हुए कितनी खुराक कहाँ से लेनी है और कहाँ देनी है, ये मंच स्थापित करते हैं। हम अपने देश के बुद्धिमान धनाढ्य व्यक्तियों को देश के सबसे कमजोर व्यक्ति तक जाने का रास्ता दिखाते हैं, और इसी नाते हम संपर्क भी करते हैं, और इसी नाते हम सहयोग भी लेते हैं, इसी नाते हम सेवा भी करते हैं, और इसी कारण करते करते हमारा समर्पण हो जाता है। जब हमारा समर्पण हो जाता है तो समर्पण में संघर्ष का स्थान नहीं होता। अगर आपने साहित्य पढ़ा हो तो समर्पण में संघर्ष का स्थान नहीं होता, एक तरफा होता है। संघर्ष और समर्पण दोनों अलग अलग है। हमने समर्पण किया है तो तुलसीदास जी एक चौपाई में बड़ा स्पष्ट कर देते हैं, रामचरितमानस की चौपाई है। वो कहते हैं कि जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिन नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के छिपाई। एक सीढ़ी बना के देते हैं कि भाई हम संपर्क करेंगे ना, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तो उसकी प्रतीति, उसकी अनुभूति ये कितने पानी में है, कितना पावरफुल है, कितना एजुकेटेड है, कितना धनवान है, पता कैसे लगेगा बिना संपर्क के। तो जाने बिने ना हो ही प्रतीति, और जब तक ये नहीं पता लगा इसकी पावर कितनी है तो बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। तो प्रीति कैसे होगी?
यहाँ का बहुत बड़ा मान्यवर नेता है तो उसके सामने 10 बार जाके हम नमस्ते करते हैं, मालूम है ना पावरफुल है, तो पावरफुल है तो उससे हमारी प्रीति होती है। लेकिन प्रीति से भी अलग चलकर जब भक्ति होती है तो फिर वो समर्पण होता है, फिर हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। हम बिल्कुल भक्त हैं, हम भारत माता के भक्त हैं, हम अपने महापुरुषों की बताई हुई हर चीज़ पे चलने वाले हैं। लेकिन भारत विकास परिषद ने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नियमावली दी है, उसको फॉलो करते हुए बढ़ेंगे। मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन ये जानता नहीं है, इसको क्यों काम देना, मैं ही करूँ तो ठीक है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। आज नहीं तो कल उसको जानना है, इसलिए उसी पर दीजिए भार, वह विकसित होगा। कल आप साइड में बैठ जाए, जैसे विक्रांत जी ने कहा, आप मंच पर हैं, कुछ लोग सामने बैठे हैं, निर्माण तब होगा जब वो मंच पे होगा, हम सामने होंगे, ये उन्होंने कहा था। तो एक एक करके हम स्थान देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम आते हैं, हम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता बन जाते हैं। हम केवल सामाजिक चिंतन करते करते तो ये नहीं होता कि सामाजिक चिंतन के अंदर विभिन्न प्रकार के चिंतन, राजनीतिक चिंतन नहीं है, आर्थिक चिंतन नहीं, सब प्रकार के चिंतन हमारे इस चिंतन में है। लेकिन इतना फर्क है, एक अच्छी कोठी में, एक अच्छी बिल्डिंग में, जैसे जब तक शौचालय बहुत सुंदर और साफ नहीं होता उसमें भी कोई किराएदार नहीं आता, राजनीति में इतनी आवश्यकता तो है ही। एक अच्छी बिल्डिंग में जितना शौचालय की आवश्यकता है, इतना राजनीतिक हर जीवन में होनी चाहिए, इतनी स्वच्छता हर जीवन में होनी चाहिए, इतना मान सम्मान तो हम भी करते हैं। हम राजनीति से अलग नहीं है, लेकिन हमारा जीवन राजनीति के लिए नहीं है। लेकिन राजनीति हमारे अनुकूल ना चले, ये भी हमारा जीवन नहीं है। हम किसी को अभयदान कब देंगे, जब हम शक्ति संपन्न होंगे। और हमारा नारा क्या है, सनातन धर्म का नारा क्या है, जो बोले सो अभय, बोल वैदिक धर्म की, ये नारा है। और जब ये नारा देते हैं तो इसके पीछे की बैकग्राउंड जानते हैं तभी तो देते हैं, ये खाली नारे लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक और घोष है जिसके हम बहुत निकट पहुंच गए हैं, वो है जो विश्व का नारा लगता है, आर्य समाज में ज्यादा लगाया जाता है, विश्व का कल्याण हो। धर्म की पहले नारा होता है, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, और बाद में विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राणियों में सद्भाव नहीं है। वो सद्भाव पैदा करने के लिए भारत विकास परिषद का कार्यकर्ता एक कोठी से निकलकर, कार से निकलकर एक कोड़ियों के मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में जाता है ना। क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि सद्भाव दिखना चाहिए, किताबों में नहीं चाहिए। जब वो एक बड़े घर का व्यक्ति एक छोटे मोहल्ले में जाता है, सद्भाव खुद चल के आता है। तो धर्म की जय जयकार होगी तो अधर्म का नाश करने की आवश्यकता नहीं है, अधर्म तो अपने आप। और प्राणियों में सद्भाव पैदा करने की आवश्यकता है, तो उसके कारण क्या होगा, विश्व का कल्याण अपने आप होगा, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या करना है और क्या होने वाला है, इस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हम मध्याह्न से काफी ऊपर निकल चुके हैं। कुछ वर्षों का और कार्यकाल हमारा अच्छी मेहनत मांगता है। हम जहाँ जहाँ नहीं पहुँचे हैं और जिन जिन क्षेत्रों में हमारे सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए हम लंबी जंजीर बनाने की कोशिश करते हैं। हम 25 और 40 के चक्कर में न रहकर शाखाएं बढ़ाएं। हम विचार करेंगे कि अगर अनुकूलता 25 की है तो 25 कर लेंगे, लेकिन तय करेंगे केंद्र से। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, हमको सदस्य भी ज़्यादा चाहिए, हमको शाखाएं भी ज़्यादा चाहिए, हमको ग्राफ में बाएं भी जाना है, हमको दाएं भी जाना है, हमको ऊपर भी जाना है, हमको नीचे भी जाना है, हमको 10 दिशाओं में जाना है। तो हम सब प्रकार का विचार करने में सक्षम होंगे। मैं समझता हूँ यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर हम जाएंगे, और इस प्रांत ने जितनी सुंदर प्रकार की व्यवस्था यहाँ की है, उसके लिए मैं समझता हूँ आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।